हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल कहा जाता है। आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ, अर्थात हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य 5 प्रकार का साहित्य लिखा गया है। उसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य, ये साहित्य उसमें आते हैं। अब यहाँ पर हम उसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे प्रमुख बात करेंगे हम पहली प्रवृत्ति की। उस पहली प्रवृत्ति का नाम है ऐतिहासिकता का अभाव, अर्थात जो इतिहास है, जो प्राचीन काल का आदिकाल में जिन राजाओं की यशोगाथा है उन पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वो यशोगाथाएं हैं और जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करते थे। और बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने में जो इतिहास की वास्तविकता है उनका उल्लेख वो नहीं करते, वो केवल यशोगाथा बनकर रह जाती है। इसलिए उनमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरा इसमें एक बात आती है कि ये व्यक्ति ऐतिहासिक है या नहीं, इतिहास में इसका स्थान है या नहीं। कवि ने जिन क्षेत्रों का, जिन प्रसंगों का उल्लेख किया, इतिहास में ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग हुए भी है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है। इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव हिंदी साहित्य आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। दूसरा विशेषता हम बात करें वो है युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध वर्णन में सजीवता, इन कवियों ने युद्धों का, विशेषकर देखिए रासो साहित्य में, विशेषकर रासो साहित्य में युद्ध वर्णन जो इन्होंने प्रकट किए हैं उनमें बिल्कुल सजीव चित्रण किया है। उनको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने ऐसा गठित हो रहा है। युद्ध वर्णन में योद्धाओं की उमंग है, मनोदशा है, उनके क्रियाकलाप है, इन सब का इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। और ये केवल कल्पना मात्र न होकर ऐसा लगता है जैसे हम ही युद्ध क्षेत्र में उसको सजीव होकर देख रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय जो बाहरी आक्रांता भी थे, राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे, तो चारों तरफ एक युद्ध का सा वातावरण बना हुआ था। दूसरा, राजाओं में साम्राज्य विस्तार की भावना थी या फिर सुंदर राजकुमारी प्रति आसक्ति की भावना से भी युद्ध होते थे। तो इन युद्धों का इन कवियों ने बिल्कुल सटीक चित्रण किया और सजीव चित्रण किया। हम तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट इसकी प्रामाणिकता में संदेह है। इसका जो इतिहास है वो प्रामाणिकता उसकी संदिग्ध मानी जाती है। विशेषकर हम उदाहरण लिखें तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता भी संदिग्ध ही मानी जाती है। इसी तरह कुमार रासो है, परमाल रासो है, ये सब के सब प्रामाणिकता में संदेह होता है। और इनकी भाषा शैली, उनके काव्य को पढ़ते हैं और इनकी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक काल में नहीं लिखी हुई, कई कालों में लिखी हुई है। अगला पॉइंट, हमारा चौथा पॉइंट रहेगा वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। देखिए, रासो काव्य जितना भी लिखा गया, इस काल का जो प्रमुख काव्य था वो रासो काव्य माना जाता है। रासो काव्य में 2 चीज है, एक तो राजकुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा और दूसरा राजाओं के शौर्य गाथा, यशोगाथा। तो उन दोनों में ही काव्य के वीर और श्रृंगार रस का उपयोग अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में हुआ है। युद्धों का वर्णन है, वहां वीर रस है, जहां राजकुमारी के सौंदर्य, नायिकाओं के सौंदर्य और क्या बोलते हैं उनके सौंदर्य से, श्रृंगार से लेकर जो है, तो उसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। और राजकुमारी जो स्वप्न देखती हैं उसमें अतिशयोक्त वर्णन, नक्सिक वर्णन का, इन सब में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला पॉइंट हम लेंगे वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए, इस काल में भी दरबारी कवि हुए हैं और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जैसा कि
पॉइंट से ही बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि जिन कवियों को जिन राजाओं ने आश्रय दिया, सहारा दिया, धन दौलत दी, राजकवि का पद दिया, उन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। तो इस काव्य में ऐसा लगता है जैसे आश्रयदाताओं से प्रशंसा अधिक मिलती है। अगला पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता से ये तात्पर्य है कि सभी राजा महाराजा एक होकर लड़ते, किसी बाहरी विद्रोही के खिलाफ एक होकर नहीं लड़ते थे। वो केवल और केवल इसलिए लड़ते थे कि आपस में ही लड़ते थे। वो बाहरी आक्रमणकारी आदि इसलिए सफल किए क्योंकि देशी राजाओं में आपस में फूट थी और उस फूट का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। वीरता सभी में थी, वीरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस वीरता का ये आपस में लड़ने में ही उस वीरता को खर्च करते रहे। उस समय के आप देखोगे 12 बरस लोग कर्जे होते रहे लो जीएसआर, बरस 18 छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। तो इस तरह की उक्ति से कितना मन में उमंग जोश उत्पन्न होता है, लेकिन इस जोश को बाहरी आक्रामकताओं से खर्च करने के बजाय वो आपस में ही लड़ते रहे और आपस में ही अपनी शक्ति और शौर्य को नष्ट करते रहे। इसलिए उनकी मानसिकता संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विदेशी आक्रमण करने से लड़ने की नहीं थी, वो केवल अपना बचाव चाहते थे। इसके बाद में है कल्पना की प्रचुरता। हमारा पॉइंट है अगला, कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता से तात्पर्य है कि इस काव्य में वास्तविक तथ्यों के बजाय काल्पनिक तथ्यों का अधिक इस्तेमाल हुआ है। जो काव्य है, कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी युद्ध देखा नहीं हो लेकिन उन युद्ध का बारे में वर्णन किया, श्रृंगार नहीं देखा श्रृंगार के बारे में लिखा। तो ये होती है कि कल्पना के माध्यम से इन्होंने काव्य लिखा। हालांकि इनका काव्य बहुत उच्च कोटि का काव्य माना जाता है और कल्पना की प्रचुरता होने के बावजूद भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि काव्य काल्पनिक है। काव्य में उन्होंने लिखा, कल्पना को इतना वास्तविक और यथार्थ रूप दिया है कि उसको सच्चाई जान पड़ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगला पॉइंट 8वां हमारा होगा विविध छंदों का प्रयोग। इस काव्य में आदिकाल में विविध अनेकों प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है। इन छंद में दोहा, गाथा, पद्धति, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया आदि प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो को ध्यान हो तो छंदों का अजायबघर भी कहा जाता है। और स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगाकुल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अब हम भाषा शैली की बात करें तो इस काव्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। एक शुद्ध मारवाड़ी भाषा और दूसरी ब्रज मिश्रित मारवाड़ी भाषा। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का भी स्वाभाविक समावेश इसमें हुआ है। इस तरह आदिकाल की ये प्रमुख प्रवृत्तियां थी जिनको संक्षिप्त रूप से हमें जाना है। धन्यवाद।